वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस सेंटर। जैसे कि मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे, आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के बीच आज से क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर पेश करने वाला हूँ आज। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण। इससे सवाल पूछता है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपसे एक और अनुरोध करता हूँ कि शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, तब आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, इस सब्जेक्ट का हिंदी का बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। और जिस चैप्टर का नाम है, देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर बिहार बोर्ड थंबनेल में से दिख रहा होगा 2025 गद्यखंड हिंदी भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर नंबर 3। किस चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 3 जो है वो आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप इसको इस व्यक्ति को चिन्ह ही रहे होंगे, कौन है भाई? बताइएगा जल्दी से कमेंट कीजिए तो कि कौन है। चलिए अच्छी बात है, आइए जरा ध्यान देते हैं चैप्टर नंबर 3 को और कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। प्रश्न का लेसन का नाम है भारत से हम क्या सीखे। इससे भी चैप्टर पे अच्छा प्रश्न है और इससे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ठीक है, तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपके बीच कुछ बात हो जाए। क्या है बाबू? जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। कैसा लगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न को बढ़ने से पहले हम लोग लेखक के बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ था, लेखक का मृत्यु कब हुआ था, लेखक क्या क्या काम किए थे, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो हम लोग प्रश्न को आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखा जाए लेखक का परिचय। विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में सन 1823 में हुआ था। पहले तो पूछेगा कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के डेसाउ नामक गांव में, या नगर जिसको बोला गया। कब हुआ था ये भी पूछेगा। देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, तुरंत मिक्स कर दिया गया है। इनका जब मैक्स मूलर का जन्म बाबू हुआ था जर्मनी, कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1823 में। कब इनका जन्म हुआ था? 1823 में हुआ था। इनके पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। अभी तो इसका ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे थे कि इनका पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। जब मूलर 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता का मृत्यु हो गया। बहुत दुखद घटना है बाबू कि जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तब उनके पिताजी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। फिर भी इनकी पढ़ाई लिखाई छूटा नहीं था। कहानी पढ़िएगा तो मजा ही आएगा। देखिए जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तो इनका पिताजी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया। इस समय के बाद भी इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं छूटा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करते चले गए थे, ठीक है। तो पूछेगा कि जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1823 में। कहाँ हुआ था? तो जर्मन के डेसाउ नामक एक नगर पड़ता है, वहाँ हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम था बाबू विल्हेल्म मूलर था। जब मूलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का मृत्यु हो गया। पिता की मृत्यु के कारण घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। यही बात है बाबू, अगर एक व्यक्ति घर में किसी का मृत्यु हो जाता है और वो ऐसा व्यक्ति जिनसे सारा घर चलता है, सारा परिवार चलता है, तो उस परिवार को देखिएगा बहुत टूट जाते हैं अपने अंदर से। कहने का मतलब क्या है? जब बोला जाता है कि कोई व्यक्ति आपके घर से कमाने वाला चला जाता है तो उस घर को बहुत संकट से झेलना पड़ता है। तो वही बोलते हैं क्या कि उनके पिताजी का जब मृत्यु हो गया तो उनका घर जो था बाबू एकदम दयनीय हो गया, एकदम बहुत स्थिति गंभीर हो गया, ठीक है। लेकिन मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा में कोई रुकावट या रोड़ा नहीं आया। अभी तो पहले बोले थे कि उनका पिताजी की मृत्यु हो गया फिर भी उनको कोई पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं हुआ था, ठीक है। मूलर वाले अवस्था में ही संगीत की अतिरिक्त ग्रीक
और लैटिन भाषा में दक्षता हासिल कर ली तथा लैटिन में कविताएं लिखने लगे। देखिए क्या बोलते हैं, उन्होंने बाल्य अवस्था बच्चे अवस्था में उन्होंने संस्कृत के बारे में अध्ययन कर लिए थे और ग्रीक और लैटिन भाषा में भी दक्षता कर लिए थे बाबू, और लैटिन भाषा में कविता भी लिखना इन्होंने शुरू कर दिए थे। पूछेगा कि मैक्स मुलर ने किस भाषा में कविता लिखना शुरू किए थे, तो लैटिन भाषा में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। और एक सवाल बाबू देखिए, 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। इनका पूछेगा ना कि मैक्स मुलर ने कितने उम्र में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था, तो 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। और इनका निधन कब हो गया बाबू, तो 1900 ईस्वी में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। इनका 1900 ईस्वी में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, अब हम लोग लेखक परिचय तो जान गए, अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, अब प्रश्न की ओर हम लोग प्रश्न की ओर समझेंगे। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पे देखिए क्या सवाल कहता है। देखिए कभी कभी एक ही सवाल को दो तरीका से पूछता है। पहला सवाल क्या, देखिए धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। दूसरा पूछता अथवा में करके, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार बताइए। मतलब जो पाठ पर पढ़े हैं, जो आप किताब में पढ़े हैं, उसी के आधार पर अपने अनुसार से प्रश्न का आंसर दीजिए। तो सवाल तो पहला बनेगा कि धर्मों की दृष्टि से भारत से क्या महत्व है, और पूछेगा भारत की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है और भारत से हम क्या सीखे, ये पाठ के आधार पर बताता है, या पाठ के आधार पर लिखिए। देखिए भारत प्राचीन काल से धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उदय, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य छिन्नमन रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्म भूमि है। देखिए भारत सबसे महान भूमि है। कौन कौन, वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की भूमि है और जन्म भूमि भी है। तो कहता है पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। कहता भारत एक ऐसा प्राकृतिक देश है बाबू कि इनमें कौन कौन से जन्म से नाम जाना जाता है, तो वैदिक धर्म से जाना जाता है, बौद्ध धर्म से जाना जाता है, और जन्मभूमि सबका यही था। और ये बोलते हैं क्या कि धर्म की यहाँ शरण स्थली है, यहाँ धर्म के जात, यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, पानी और मिश्रण की तरह रहते हैं। और भारत एक बहुत आलोकित करने वाला देश है, सबको लुभाने वाला देश है बाबू। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों। कहता है दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। तो कहता है लेखक बोलते हैं, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिश नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है। देखिए क्या बोलते हैं प्रश्न में, उत्तर क्या बोलते हैं। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारिश नामक सोने के सिक्के दिए थे ईस्ट इंडिया को। इस कंपनी को दिए थे जरूर, जब मंडल की सेवा में भेज दिए थे तो कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझा बाबू, और क्या कर दिया, उस मुद्राओं को गला दिया। और इसी गलाने की प्रक्रिया को क्या समझ लिए, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा। क्योंकि
क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। धरोहर भी था और अन्वेषण का विषय था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। बोलते हैं कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या सही बात है? लेखक के अनुसार से बताइए। और दूसरा पांचवा पूछता है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों? लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या बनता है। यही प्रश्न है, एक प्रश्न ये भी है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों। और बोलता है कि लेखक पहले तो इसे पूछेगा, फिर दूसरा इसे पूछेगा, फिर तीसरा हमारा इसे पूछेगा। सवाल एक ही है, ठीक है, उत्तर एक ही है, लेकिन आंसर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। उत्तर में क्या है? लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाला नवागंतुक अन्वेषणों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आज का नया सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित है। कहते हैं, लेखक बोलते हैं कि लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने वाले व्यक्ति को बोले हैं, जो संपूर्ण से उनको लाभ प्राप्त हो। ये तो भारत में आने वाले नए लोगों को, अन्वेषण, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है कि उसको आज का भारतीयता का निकट से जानने ही नवीन स्वप्नदर्शी को भी आज सिकंदर माना है। और बोलते हैं कि आज यही आजकल उचित है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? अब बहुत अच्छा सवाल है बाबू, एग्जाम में पूछता ही है। कहता लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकता है, गांव के लोग में हो सकता है। और सही बात है बाबू, गांव के मतलब ग्राम में अभी के वर्षा के मौसम में, ठीक है, वर्षा के मौसम में देखिएगा तो सारा हरियाली दिखाई देगा, सारा खेत क्या दिखाई देगा? हरियाली। और इसी से लोग अगर एक बार दूसरा देश से आ गए भारत में, या भारत को छोड़ दीजिए, अगर जो शहर में रहते हैं गलती से अगर गांव में आ गए तो गांव से जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि वहाँ सुंदर सुंदर फूल फल लगे होते हैं, हरा हरा घास होता है, अभी बहुत तरह की मतलब कि बगान लगा हुआ होता है खेत में, तो उसको लोग देखते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारत के ग्रामीण जीवन में हो सकता है। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। सही बात है, सच्चे बात, मन की बात सबसे अच्छे कौन कर सकते हैं? तो गांव के लोग कर सकते हैं। गांव के लोगों में क्या क्या देखिए, गांव के लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना सब चीज कूट कूट के ठूस ठूस के भरा रहता है। ठीक है, अगला है पांचवा प्रश्न, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। ठीक है, कौन कौन जुड़ता है बाबू? अतीत भविष्य को जोड़ता है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन का प्राचीनतम है, ज्ञान है और विद्यमान है। ठीक है, यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में
धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात था। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। कहता है कि जब कोई भारत से सामान जुड़ता है, विद्यमान लोग, प्राचीन लोग, बहुत पहले की बात, पहले वाला सारा कहानी जुड़ता है, तो विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन की असर मिल जाता है जो अभी तक अज्ञात है, पता नहीं है। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समस्या को दोनों के रूप में क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, आने वाले भविष्य में जोड़ करके रखता है। आइए 6ठा नंबर सवाल, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है? तो उत्तर में क्या लिखा गया है? लिखा गया लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, जहां से किसी व्यक्ति को जिस तरीका की या जिस जगह पर उसको जाना होता है, उसी मूल भाव को उद्गम स्रोत से पहुंचने की उसको वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं और प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है और उसको अध्ययन करना हमारे लिए लाभदायक होता है, सबके लिए लाभदायक होता है, जीवन के मूल्य ज्ञात करने के लिए, बाबू मौलिक अधिकार को मानने के लिए। लेखक किसी विषय को मूलभूत उद्गम स्रोत का तक पहुंचाने के लिए वास्तविक इतिहास को मानता है, जो रियल है उसी को मानते हैं। वहीं से उस विषय का मौलिकता को प्राप्त करता है, विकास होती है, शाखाओं विकास होती है, जीवन मूल्य में ज्ञात होता है और उसी को अध्ययन करने के लिए फलदायी होता है, हमको हमारे लिए लाभदायक होता है, फलदायी उसी को बोलते हैं। सेवन नंबर सवाल, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? संस्कृत मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए? विशेषता खास, मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। देखिए बाबू, कौन सा? तो संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता, बहुत पहले वाला बात है, फिर भी इसको माना गया। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है और बहुत पहले वाला भी तत्व जो होते हैं बहुत अच्छे से क्या है, सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन और गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटोनिक भाषाओं और केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। कहता है कि किसी चीज को भी अगर संस्कृत को सबसे पहली भूमिका माना है, विशेषता माना है, तो और अनेक प्राचीन काल में तत्वों को भाली भांति सुरक्षित रखने के लिए संस्कृत की मदद से, संस्कृत की सहायता से ग्रीक, लैटिन और गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसे ट्यूटोनिक भाषाओं को केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। अगर एक भाषा आपको नहीं आता है तो दूसरी भाषा से आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन या उसको अच्छे से जान सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है, बताया है, बताइए तो। लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में
नव जीवन का संचार हुआ, नए नए जीव का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। कहता है बाबू कि नए नए जीवन का संचार हुआ है और समय समय पर विधि के भी साधनों का मार्ग भी धीरे धीरे बढ़ते चला गया है। अभी जैसे जमाना धीरे धीरे बढ़ रही है, जमाना को छोड़ दीजिए, अगर नया नया तकनीकी बढ़ रहा है तो उसके लिए नया नया रास्ता भी निकल चुका है। पहले 2G 3G 4G 5G आ गया, तो सोचिए कि पहले बहुत कम स्पीड चलता था, उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ते बढ़ते 5G चलने लगा। उसी प्रकार से बोलता है ना कि जब अध्ययन के क्षेत्र में नव जीवन जैसे जैसे बढ़ना शुरू कर दिया तो समय समय पर भी साधनों और मार्ग की भी उत्पत्ति होती चली गई। अगला प्रश्न, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। किसके लिए? यूरोपियों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। कहता है बाबू कि यूरोप लोगों को कुछ बातें नहीं पता है जो भारत के लोगों को पता है, और अगर भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर जिनका समाधान कर लिया तो यूरोप लोगों को भी इससे समस्याओं का निदान हो सकता है। मैं आशा करता हूँ, या मुझे आशा होगा कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया ही होगा, प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो। मतलब ये बाबू कि आप तो वीडियो को देख चुके हैं तो दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कीजिए। आप हिंदी में देखिए बाबू, हिंदी में नंबर बहुत अच्छा से आप लोग उठा सकते हैं। साइंस में भी नंबर ज़्यादा बहुत कम के बराबर उठेगा। साइंस में बहुत तरह से याद नहीं होता, लेकिन हिंदी एक ऐसा चैप्टर है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप आसानी से याद करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। अन्यथा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो